नमस्कार दोस्तों, जब यूरोप अंधकार युग में डूबा हुआ था तब भारत में एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहां दुनिया भर से छात्र शिक्षा लेने आते थे। वह था नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय भारत के बिहार राज्य में स्थित एक प्राचीन और प्रसिद्ध बौद्धिक शिक्षण केंद्र था जो 5वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी ईस्वी तक दुनिया का पहला पूरी तरह से आवासीय विश्वविद्यालय रहा। यह ज्ञान का एक विश्वव्यापी केंद्र था जहां बौद्ध धर्म, दर्शन, गणित और चिकित्सा जैसे विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी। बख्तियार खिलजी द्वारा 12वीं शताब्दी में इसे आग लगाकर नष्ट कर दिया गया। नालंदा शब्द संस्कृत के 3 शब्द ना प्लस आलम प्लस दा से बना है। इसका अर्थ ज्ञान रूपी उपहार पर कोई प्रतिबंध न रखना। नालंदा की लाइब्रेरी में तकरीबन 90 लाख पांडुलिपियां और हजारों किताबें रखी हुई थी। भारतीय गणित के जनक माने जाने वाले आर्यभट्ट के बारे में अनुमान लगाया जाता है कि वे 6ठी शताब्दी की शुरुआत में नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख थे। नालंदा विश्वविद्यालय को दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। तक्षशिला प्रथम नंबर पर था। क्या आप जानते हैं कि ये 800 साल तक अस्तित्व में रही? नालंदा प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। महायान बौद्ध धर्म के इस शिक्षा केंद्र में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ ही अन्य देशों के छात्र पढ़ते थे। वर्तमान बिहार राज्य में पटना से 85 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और राजगीर से 11.5 किलोमीटर उत्तर में एक गांव के पास अलेक्जेंडर कन्निंघम द्वारा खोजे गए इस महान बौद्ध विश्वविद्यालय के भग्नावशेष इसके प्राचीन वैभव का बहुत कुछ अंदाजा करा देते हैं। चीनी यात्री हुएनसांग तथा इत्सिंग के यात्रा विवरणों से इस विश्वविद्यालय के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसांग ने 7वीं शताब्दी में यहाँ जीवन का महत्वपूर्ण 1 वर्ष एक विद्यार्थी और एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किया था। प्रसिद्ध बौद्ध शरीपुत्र का जन्म यहीं पर हुआ था। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम को प्राप्त है। गुप्त वंश के पतन के बाद भी आने वाले सभी शासक वंशों ने इसकी समृद्धि में अपना योगदान जारी रखा। इसे महान सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला था। यह विश्व का प्रथम पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था। 7वीं सदी में जब हुएनसांग आया था उस समय 10,000 विद्यार्थी और 1,510 आचार्य नालंदा विश्वविद्यालय में थे। इस विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भारत के विभिन्न क्षेत्र से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस तथा तुर्की से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। नालंदा के विशिष्ट शिक्षा प्राप्त स्नातक बाहर जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। इस विश्वविद्यालय को 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी। अत्यंत सुनियोजित ढंग से और विस्तृत क्षेत्र में बना हुआ यह विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना था। इसका पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी और उनके सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिर थे। मंदिरों में बुद्ध भगवान की सुंदर मूर्तियां स्थापित थी। केंद्रीय विद्यालयों में 7 बड़े कक्ष थे और इसके अलावा 300 अन्य कमरे थे। इनमें व्याख्यान हुआ करते थे। अभी तक खुदाई में 13 मठ मिले हैं। मठ एक से अधिक मंजिल के होते थे। कमरे में सोने के लिए पत्थर की चौकी होती थी। प्रत्येक मठ के आंगन में एक कुआं बना था। 8 विशाल भवन, 10 मंदिर, अनेक प्रार्थना कक्ष तथा अध्ययन कक्ष के अलावा इस परिसर में सुंदर बगीचे तथा झीलें भी थी। इतनी बड़ी शिक्षण व्यवस्था को संचालित करने के लिए एक कुशल प्रबंधन की भी आवश्यकता होती है। समस्त विश्वविद्यालय का प्रबंध कुलपति था या प्रमुख आचार्य करते थे जो भिक्षुओं द्वारा निर्वाचित होते थे। कुलपति 2 परामर्शदात्री समितियों के परामर्श से सारा प्रबंध करते थे। प्रथम समिति शिक्षा तथा पाठ्यक्रम संबंधी कार्य देखती थी और द्वितीय समिति सारे विश्वविद्यालय की आर्थिक व्यवस्था तथा प्रशासन की देखभाल करती थी। इस विश्वविद्यालय में चयन मेरिट के आधार पर होता था
और निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। साथ ही उनका रहना और खाना भी पूरी तरह निःशुल्क होता था। इस विश्वविद्यालय को बनाने का उद्देश्य ध्यान और अध्यात्म के लिए स्थान को बनाने से था और ऐसा कहा जाता है कि गौतम बुद्ध खुद कई बार यहाँ आए और रुके भी थे। नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी 9 मंजिल की थी और इसके 3 भाग थे, रत्न रंजक, रत्नोदधि और रत्न सागर। ये सभी लाइब्रेरी के भाग थे। क्या आप जानते हैं कि इसमें धर्मगुंज नाम की भी लाइब्रेरी थी? उस समय यहाँ लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, वॉरफेयर, इतिहास, मैथ, आर्किटेक्चर, भाषा विज्ञान, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन आदि कई विषय पढ़ाए जाते थे। सबसे खास बात इस विश्वविद्यालय की यह थी कि कोई भी फैसला सबकी सहमति से लिया जाता था, यानी अध्यापकों के साथ छात्र भी अपनी राय देते थे। यहाँ यह लोकतंत्र प्रणाली थी। कहावत है, कभी कभी अच्छाई और भलाई भी आपके लिए घातक साबित हो सकती है। वही हुआ नालंदा विश्वविद्यालय के साथ में। अभिलेखों के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय को आक्रमणकारियों ने 3 बार नष्ट किया था, लेकिन केवल 2 बार ही इसको पुनः निर्मित किया गया। 455 से 467 ईस्वी के बीच पहला विनाश स्कंदगुप्त के शासन काल के दौरान मिहिर कुल के तहत ह्यून के द्वारा हुआ था, लेकिन स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों ने पुस्तकालय की मरम्मत करवाई और एक बड़ी इमारत के साथ सुधार दिया था। दूसरा विनाश 7वीं शताब्दी की शुरुआत में गौदास ने किया था। इस बार बौद्ध राजा हर्षवर्धन ने विश्वविद्यालय की मरम्मत करवाई थी। तीसरा और सबसे विनाशकारी हमला 1193 में तुर्क सेनापति मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी और उसकी सेना ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। ऐसा माना जाता है कि धार्मिक ग्रंथों के जलने के कारण भारत में एक बड़े धर्म के रूप में उभरते हुए बौद्ध धर्म को सैकड़ों वर्षों तक का झटका लगा था और तब से लेकर अब तक यह पूर्ण रूप से इन घटनाओं से नहीं उबर सका है। आइए अब हम सब जानने का प्रयास करते हैं कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट क्यों किया था। उस समय बख्तियार खिलजी ने उत्तर भारत में बौद्धों द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था और एक बार वह काफी बीमार पड़ा। उसने अपने हकीमों से काफी इलाज करवाया मगर वह ठीक नहीं हो सका और मरणासन स्थिति में पहुंच गया। तभी किसी ने उसको सलाह दी कि वह नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र को दिखाएं और इलाज करवाएं, परंतु खिलजी इसके लिए तैयार नहीं था। उसे अपने हकीमों पर ज्यादा भरोसा था। वह यह मानने को तैयार नहीं था कि भारतीय वैद्य उसके हकीमों से ज्यादा ज्ञान रखते हैं या ज्यादा काबिल हो सकते हैं, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसको नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र को बुलवाना पड़ा। फिर बख्तियार खिलजी ने वैद्यराज के सामने एक अजीब सी शर्त रखी और कहा कि मैं उनके द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की दवा नहीं खाऊंगा, बिना दवा के वो उसको ठीक करें। वैद्यराज ने सोचा, उसकी शर्त मान ली और कुछ दिनों के बाद वो खिलजी के पास एक कुरान लेकर पहुंचे और कहा कि इस कुरान की पृष्ठ संख्या इतने से इतने तक पढ़ लीजिए, ठीक हो जाएंगे। बख्तियार खिलजी ने वैद्यराज के बताए अनुसार कुरान को पढ़ा और ठीक हो गया। ऐसा कहा जाता है कि राहुल श्रीभद्र ने कुरान के कुछ पन्नों पर एक दवा का लेप लगा दिया था। वह थूक के साथ उन पन्नों को पढ़ता गया और ठीक होता चला गया। खिलजी इस तथ्य से परेशान रहने लगा कि एक भारतीय विद्वान और शिक्षक को उनके हकीमों से ज़्यादा ज्ञान था। फिर उसने देश से ज्ञान, बौद्ध धर्म और आयुर्वेद की जड़ों को नष्ट करने का फैसला किया। परिणाम स्वरूप खिलजी ने नालंदा की महान पुस्तकालय में आग लगा दी और लगभग 9 मिलियन पांडुलिपियों को जला दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी किताबें थीं कि वह 3 महीने तक जलती रही। इसके बाद खिलजी के आदेश पर तुर्की आक्रमणकारियों ने नालंदा के हजारों धार्मिक विद्वानों और भिक्षुओं की हत्या कर दी। भारत में चिकित्सा शास्त्र आध्यात्मिक दर्शन के अध्ययन का ही हिस्सा रहा है।
इसे 16 महाविद्याओं में से एक महाविद्या और 64 महाकलाओं में से एक महाकला कहा गया है। आयुर्वेद को उपवेद भी कहा जाता है। देव पुरुष और ऋषियों में भी कई का नाम आदर्श चिकित्सक के रूप में लिया जाता है। यहाँ तक कि प्राचीन काल से ही औषधि प्रणाली के लिए चरक संहिता और सर्जरी के लिए सुश्रुत संहिता की पढ़ाई होती रही है। इस कारण भारत में चिकित्सा शास्त्र लगातार तकनीकी श्रेष्ठता को प्राप्त करता गया। नालंदा के विद्वानों ने खिलजी का उपचार भी बड़ी ही चालाकी से किया था। एक प्रोफेसर अवध किशोर प्रसाद जो इतिहासकार भी है, उनका कहना है नालंदा विश्वविद्यालय में चिकित्सा शास्त्र की उन्नत पढ़ाई का होना ही उनके विध्वंस का कारण बना और इसी कारण से बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को आग के हवाले कर दिया। नालंदा यूनिवर्सिटी के खंडहरों के साथ बने संग्रहालय के निर्देशक शंकर शर्मा ने बताया, हाँ, हमले की कोई एक निश्चित वजह के बारे में बताना मुश्किल है। इस संग्रहालय में नालंदा खुदाई के दौरान मिले 13,000 से अधिक पुरातत्व अवशेषों में से 350 कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया है। इनमें प्लास्टर की मूर्तियां, बुद्ध की कांस्य प्रतिमाएं और हाथी दांत और हड्डियां शामिल है। नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष 1.5 लाख वर्ग फीट में मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि ये इस विश्वविद्यालय का सिर्फ 10% ही हिस्सा है। अर्थात ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है जिसे बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। तो दोस्तों, ये थी नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।